सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता। कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती, राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में सागर, साहिल पर पटकता है सिर उनके प्रेम की पकड़ता का प्रणाम। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वर भाटा, सरिता है तो सागर है, सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर, सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उस विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज़ विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज़ को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है, रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का पड़लाव है, उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शौक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इससे भी लग गई है? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने, बालों पर स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का वह बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगा। वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जब वे सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वो सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उससे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वो अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी ने नुस्खे पूछता रहा। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी गृह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प
का घोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हुए नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता कि आप जो भाग्य शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5:30 रत्ती को ओपन चांदी में चढ़वा कर दाहिनी मध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नज़र डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग्य है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है, जो अशुभ फलप्रद है। गोचर से भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रतीक। शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम की सफलता की संभावनाएं बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाए। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं। भन्या हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, हमारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लूं? बिना नौकरी मिले या शादी नहीं हो पाएगा, तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय ने अपने कमरे में चला गया। ज़िंदगी आसान नहीं। 1 सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज़ आता रहा। वह निराश होकर घर जाता। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा, 1 सप्ताह से नहीं आई, ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही थी किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ बाप तो नहीं समझते। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल गया है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ शाम से लेकर उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन की ही सही, ज़िंदगी में बहार तो आ जाएगी। विजय को लगा कि वह दे, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। विजय को लगा कि कह दें, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। हम शादी कर लेते हैं। पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दें कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगे। अच्छा है कि वह अपनी प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उसकी कोई भाई नहीं है। बहनों में सबसे बड़ी वही है। वह एक ऑफिस में काम करती है।
और 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है उसे। दूसरी जगह पर काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अघेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से से उबल रहा था। तब विजय ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हो कुशल रहे हो। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन से उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसके लिए, निर्णय जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे लेना ही चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ही था, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता को खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है, यह तबीयत खराब कर लेती है, पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर किसके साथ? रो पड़ी सरिता। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई थी तो खुद पर काबू किया और फिर उसे टाइप करने लगी। 10 मिनट के बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली गिरना, आसमान में काले बादल घिर जाते हैं। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकलता तो बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी थी। फिर वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझेंगे, सब समझती हूँ, लेकिन वह सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूँ। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती है। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा। तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब तक कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया।
मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो पता वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसे एक सपना देखा। उसके भावों को कविता के रूप में कागज़ पर लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली दुर्गति से, सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली ज़मीन भी थी। आदमी भी खड़ा था फावड़ा के लिए, बांध बनाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए। चाहिए उसे पानी पीने के लिए भी, बिजली भी तो चाहिए घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी थी वह, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए। भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर, पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव ने बांध रोक दी उस धारा। कारखानों की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को। अपने आंसुओं से धोती रही वह अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उसे संपर्क ज़रूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है, तब से वह फ़ोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है।